दोस्तों ट्रंप की पॉलिसी से कोई भी खुश नहीं है, फिर वो उनके यूरोपियन अलाइज हो, ट्रांस अटलांटिक अलायंस वाले या फिर चाइना इंडिया जैसे ब्रिक्स नेशंस हो। ट्रंप ने दोस्तों जो अपने यूनिलैटरल पॉलिसीज बनाई है उससे कोई खुश नहीं है, लेकिन ये जो नाराजगी है ये कितने दिन चलेगी? कहीं ना कहीं दोस्तों इसके बाद एक रिpercussions भी आते हैं और कुछ वही दोस्तों जो इसकी आहटें हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है दुनिया ट्रंप के खिलाफ देखिए अपने सारे डिफरेंसेस को किनारे करके भी यूनाइट होना चाह रही है। दरअसल दोस्तों ये अगर यूनिटी हो सकती है यूरोप और ब्रिक्स के बीच में, ग्लोबल साउथ और जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं और बाकी नॉन अमेरिका वेस्ट उनके बीच में, अगर ये कोई करा सकता है ये केवल भारत करा सकता है। और यही बात अगर आप देखें तो इमानुएल मैक्रोन ने भी कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया को ब्रिज बनना पड़ेगा ब्रिक्स के बीच में और G7 के बीच में। जी हाँ, इंडिया वो पावर ब्रोकर है जो कि दोनों दुनिया को जोड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि G7 में तो अमेरिका भी है और अमेरिका के ट्रंप को तो एलर्जी है ब्रिक्स से, आप जानते ही हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ब्रिक्स के खिलाफ निशाना साधा है, 10% टैरिफ एक्स्ट्रा लगा देंगे ब्रिक्स वाले देशों पर और बाकी ब्रिक्स कंट्रीज को भी कॉर्नर कर ही रखे हैं। अभी भी आप देखिए 500% टैरिफ आने वाला है, वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना पे ही टारगेटेड है। तो इस तरीके से G7 अमेरिका वाला G7 और ब्रिक्स कैसे हाथ मिला सकते हैं? क्लियरली जब इमानुएल मैक्रोन इसकी बात कर रहे हैं तो वो इशारों इशारों में बोल रहे हैं जैसे G7 में अमेरिका नहीं है, ये G6 होने वाला है, हम ब्रिक्स के साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये बात क्लियरली मीडिया में आई है। इंडिया ब्रिज बन सकता है G7 और ब्रिक्स के बीच में, इमानुएल मैक्रोन ने कहा है अगले महीने में आने भी वाला हूं भारत में, और इसके साथ कहा G7 ब्रिक्स के बीच में ब्रिज बनाना होगा। दोस्तों ये जो बातें हैं ना ये बता रही हैं कि अमेरिका से जो यूरोप की नाराजगी है उसको देखते हुए इमानुएल मैक्रोन कुछ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के अंतर्गत कुछ हाथ इस तरफ मिलाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं आज का ही न्यूज है, मैक्रोन ने कहा यूएस तो अपने अलाइज से अब मुंह मोड़ रहा है, और फिर फ्रांस ने ही कहा यूरोप का अधिकार है यदि यूएस कुछ अनएक्सेप्टेबल प्रपोजल करता है, ग्रीनलैंड की बात हो रही कि मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, तो तुम ना कह सकते हो, वो तुम्हारा मालिक नहीं है। अब फ्रांस को ऐसा शायद लगता होगा, असलियत तो आप भी जानते हैं। खैर दोस्तों यहां पे और एक चीज इन्होंने कही है कि फ्रांस कह रहा है यूरोप यूएस कोअर्जन से थ्रेट फेस कर रहा है, और ये बात वो क्लियरली यूरोप के मस्तिष्क में भी डाल रहा है कि देखिए अमेरिका हमें टारगेट कर रहा है। दोस्तों फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने एक ही लाइन में रशिया और यूएस दोनों को ले लिया है, जिसमें उन्होंने कहा रशिया तो हमारे ईस्टर्न फ्लैंक को इन्वेड कर रहा है, वैसे ही पश्चिम में अमेरिका हमें थ्रेटन कर रहा है। ये क्लियरली दिखा रहा है फ्रांस अमेरिका से जो उसकी नाराजगी है उसी को ध्यान में रखते हुए वो ये कहना चाह रहा है कि भैया ट्रंप से बचना है तो दुनिया की बाकी देशों को अपने डिफरेंसेस किनारे रखकर हाथ मिलाना होगा। क्या एग्जैक्टली इमैनुएल मैक्रोन ने कहा है आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि यूरोप भी अगर आप देखें तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब भी कह रहे हैं कि देखिए जो यूएस ग्रीनलैंड पे करना चाह रहा है उसके बाद अमेरिका हमारा दोस्त तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और इसमें सबसे सीधा ऑप्शन यही है कि ये जो दो दुनिया है जिसमें एक तरफ ब्रिक्स है दूसरी तरफ अमेरिका के सिवा बाकी पश्चिमी दुनिया है, ये सभी के सभी उस अमेरिका से परेशान है। तो क्या वो अमेरिका को कहीं ना कहीं ये सब लामबंदी करेंगे? क्या ये लोग सब एकजुट हो जाएंगे? क्योंकि अमेरिका जो कर रहा है वो सबको कहीं ना कहीं आप देखें तो कॉर्नर करके रखा है। तो यहां पर दोस्तों ये कहना देखिए बड़ा आसान है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या ब्रिक्स और G7 एक टेबल पर आ सकता है? G7 चलिए, क्या G6 कहते हैं, G7 विदाउट अमेरिका यानी G6 कहते हैं, तो क्या ब्रिक्स और G6 एक टेबल पर आ सकता है? उनमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो एक दूसरे को लेकर थ्रेट भी फील होता है। लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया है जब यूएस हम सबको ज्यादा थ्रेटन कर रहा है। तो क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाने के लिए फोर्स कर रहे हैं कि ब्रिज बने, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे थ्रेड्स भी हैं। तो जरूरी है हम दोनों ही आयामों को जाने और साथ साथ इमानुएल मैक्रोन क्या खेल खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा रेडिकल आइडिया है। ये बात बहुत अजीब है कहना कि ये दो दुनिया जो ब्रिक्स को बनाया ही गया था एग्जैक्टली इसी G7 के खिलाफ, वो पश्चिमी वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ कहीं ना कहीं, तो क्या वो दुनिया हाथ मिला सकती है अमेरिका के सताने की वजह से? तो दोस्तों इसमें कुछ तो इमानुएल मैक्रोन भी रोटी सेक रहे होंगे। तो क्या है पूरी कहानी, जरूरी है हम जाने। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें, और साथ ही साथ यूपीएससी मंजिल भाई अकेडमी हमारा यूपीएससी नीड्स के लिए आपका चैनल है। आपको हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर जुड़ना है, पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपकी यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं, एडवांस लेवल तक कराएंगे, बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से करा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पिन कमेंट में लिंक है, जाके वहां पर जुड़ जाना है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ है, इमानुएल मैक्रोन ने कहा क्या ब्रिक्स पे? देखिए दोस्तों इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि देखिए जो ग्लोबल पावर्स हैं, समय आ गया है इनको मिलके काम करना होगा, क्लोजर कोऑपरेशन चाहिए G7 और ब्रिक्स के बीच में।
अब देखिए दोस्तों, ये बोलने की हिम्मत तो नहीं हो रही है G7 विदाउट अमेरिका और ब्रिक्स के बीच में, लेकिन इशारों इशारों में वो सब कह दे रहे हैं, समझने वाले सब समझ रहे हैं। उन्होंने कहा दुनिया जो टूट रही है, जो फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, दोस्तों अब तक हम क्या कहते थे, दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद से क्या हुआ, रादर उसके पहले से ही डी ग्लोबलाइजेशन का वेव चल रहा है। दुनिया जो एकजुट थी वो अब टूट रही है, और ट्रम्प के आने के बाद तो दोस्तों दुनिया बहुत तेजी से टूट रही है अलग अलग। आप अगर देखें तो वर्ल्ड में, दुनिया में, जो कि यूएस से अलाइंड है, जो नहीं अलाइंड है, जो बाकी किसी से अलाइंड है, तो ये जो दुनिया टूट रही है उसमें जरूरी है ब्रिक्स को और G7 को एकजुट होना पड़ेगा। इसमें इमानुएल मैक्रों ने कहा G7 को एंटी चाइना क्लब या एंटी ब्रिक्स ग्रुप की तरह ना देखा जाना चाहिए, वैसे ही ब्रिक्स को भी एंटी G7 ग्रुप की तरह ना हमें देखना चाहिए। जरूरी है इस वक्त, जब इस साल जब इंडिया ब्रिक्स का भी चेयर है, फ्रांस G7 का चेयर प्रेसिडेंट है, तो जरूरी है कि इसको हम सही तरीके से इस्तेमाल करें और हम दोनों एकजुट होकर इस ब्रिज का काम करें ब्रिक्स और G7 के बीच में। दोस्तों यहां पे मैक्रों ने कहा इंडिया वो ब्रिज बना सकता है जो कि कोऑपरेशन के द्वारा इस दो ब्लॉक को जोड़ सकता है, और उन्होंने कहा कि हम मिलकर काम करेंगे, यही प्रायोरिटी होनी चाहिए G7 और ब्रिक्स के लिए। अब ये बात क्यों कही जा रही है, कारण बड़ा सरल है। जब से ट्रंप आए हैं तब से ही मैक्रों ने बोल दिया था कि देखिए ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस को टेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बहुत दबाव बनने वाला है। तो यूरोप बड़ा क्लियरली देख रहा है कि देखिए भाई, इमानुएल मैक्रों एक चीज देख रहे हैं कि यूएसए पूरे के पूरे यूरोप को कॉर्नर कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, वो देखिए जब कहते हैं ना कि G7 ब्रिक्स से हाथ मिला ले, वो अच्छे से जानते हैं यूएस कभी नहीं ये चाहेगा ब्रिक्स से हाथ मिलाना, स्पेशली अंडर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कुछ नहीं किया, 10% टैरिफ एक्स्ट्रा बोल रहे थे कि ब्रिक्स पे लगाएंगे, अभी 500% टैरिफ ब्रिक पे लगाने जा रहे हैं, अप टू 500 रादर। वैसे ही ब्रिक्स से जो इंपोर्ट होता है उसको अगर आप देखें तो उन्होंने टैरिफ लगा के रखा है। यूएस इकॉन कहते हैं ब्रिक्स यूएस इकोनॉमिक डोमिनेंस, यूएस डॉलर के खिलाफ काम कर रहा है। तो ट्रंप को सॉर्ट ऑफ एलर्जी है ब्रिक्स से, इसमें कुछ बात छुपी नहीं है। तो इसीलिए जब ऐसा प्रपोजल इमानुएल मैक्रों दे रहे हैं कि ब्रिक्स और G7 हाथ मिला लें, तो ये वो जानते हैं ट्रंप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए, और इमानुएल मैक्रों यहां पे एक बात अच्छे से समझते हैं कि ट्रंप वैसे भी शायद फ्रांस में होने वाले G7 समिट में शायद ना आए, और ये बात वहीं से उनको दिखती है कि ट्रंप आइसोलेशनिस्ट हो रहे हैं, वो ये सब ग्लोबल ब्लॉकिंग वगैरह में खास इंटरेस्ट नहीं लेते और बोलते हैं मुझे जाना भी नहीं। आपको याद होगा जो G7 2025 कनाडा में हुआ था, है ना दोस्तों, यूएस के लिए क्या है, बगल का देश, पड़ोसी कनाडा। फिर भी ट्रंप बस कुछ घंटे के लिए आए, आके चले गए, बोले मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूं। तो इस प्रकार से ट्रंप इन सब को वेस्ट ऑफ टाइम देखते हैं, तो शायद वो फ्रांस आए भी ना। तो यहां पे मैक्रों अच्छे से देख रहे हैं कि जो बाकी 6 देश वहां पे जमा होंगे वो क्यों ना इसका इस्तेमाल करें और ब्रिक्स के साथ हाथ मिलाएं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो मैक्रों विजन बड़ा क्लियर है कि यूएस के बिना ही बाकी जो G7 है, यानी जो G6 रह गया, वो इमर्जिंग इकोनॉमीज के साथ अलाइन हो जाए। दोस्तों ये प्रपोजल बड़ा रेडिकल है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर को इस वक्त बदल सकता है, रीशेप क्लियरली कर सकता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना तो ईयू हेज कर रहा है, बेसिकली यूएस जिस प्रकार से थ्रेटन कर रहा है, ईयू को एक बात दिख रही है कि नए नेटवर्क हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो पुराना ट्रांस अटलांटिक नेटवर्क है, जो यूएस और ईयू के बीच में भाईचारा था, वो खत्म होने वाला है। भाई कभी भी चारा बना के खा सकता है, और जो ग्रीनलैंड में दिख भी रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो फ्रांस ने यूएस को एक्यूज किया है कि देखिए जो ट्रेड कोवर्जन हो रहा है, जो यूरोपियन यूनियन के अफसरों पर सैंक्शन अमेरिका ने लगाया है, जो यूरोप के देशों की सोवरेनिटी पर अमेरिका कहीं ना कहीं एनक्रोच कर रहा है, उसी के खिलाफ फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर जॉन बैरो ने कहा कि यूरोप ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है, यूरोपियन यूनियन खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा आज हमारे जो एडवर्सरीज हैं, जो दुश्मन है, हमें टेस्ट कर रहे हैं। दुश्मन कहां कहां टेस्ट कर रहे हैं? उन्होंने कहा जो दुश्मन है वो यूरोपियन यूनियन को टेस्ट कर रहे हैं जब टेरिटोरियल इनकर्जन कर रहे हैं ईस्टर्न फ्लैंक में। यूक्रेन वाले इलाके की बात हो रही है, पुतिन की बात हो रही है। ट्रेड ब्लैकमेल हमें कर रहे हैं यूएस, ग्रीनलैंड पे क्लेम कर रहे हैं यूएस। यानी कि एक लाइन में फ्रांस ने यूएस और रशिया को एक साथ तौल दिया है, तो सेम तरीके से वो देखना शुरू कर दिए। उन्होंने फर्दर कहा रिसेंट यूएस इकोनॉमिक मेजर्स जो किए गए, जैसे सैंक्शन लगा दिया यूरोपियन कंपनीज पे, ईयू कमिश्नर जो फॉर्मर थे उनके ऊपर सैंक्शन लगाया, ये हमारे ऊपर एक दबाव है कि हम अपने आप को अपने रूल से ना चलाएं बल्कि अमेरिका के रूल से चलाएं। हम क्या गुलाम हो गए हैं? ये हमारे सॉइल पे विदेशी ताकत एनक्रोच करना चाह रहे हैं, ये वो दिखा रहा है। तो ये नाराजगी अमेरिका के साथ दिख रही है। इसी वजह से इमानुएल मैक्रों कह रहे हैं कि अमेरिका छोड़ो, बाकी पावर्स के साथ हाथ मिलाना है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम एक प्लान बना रहे हैं अपने काउंटर पार्ट्स के साथ मिलके, जिसके द्वारा कल को यूएस हमला करेगा ग्रीनलैंड में तो हम कुछ करेंगे। फ्रांस ने तो कहा था हम अपनी फौज भी भेजते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी समस्या है। ग्रीनलैंड के लिए क्या करेंगे? क्या ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस तब टूट जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने तो कह दिया है यूज ऑफ फोर्स की आवश्यकता है, तो वो भी करेंगे ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए। रूल्स बेस्ड ऑर्डर पे ट्रंप ने साफ-साफ कह दिया है, मैं ये सब में यकीन नहीं करता। तो क्लियरली जो ट्रंप कर रहे हैं, इस प्रकार की उन्होंने एग्रेसिव पॉलिसी बना के रखी है, उसमें नॉन यूएस पावर्स जो हैं वो थ्रेटन हो रहे हैं। अब टेक्निकली दोस्तों अमेरिका मजबूत होता तो ये भी खुश होते यूरोपियन देश, लेकिन अब ट्रंप की नजर इनके ऊपर भी बनी हुई है। यूरोपियन यूनियन को ये तोड़ के खत्म कर देना चाह रहे हैं, ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं। तो यहां पे दोस्तों बात बड़ी क्लियर है, यूएस आइसोलेशनिज्म में बहुत आवश्यक है कि जो बाकी पावर्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका जिनको बुली कर रहा है, वो लोग भी एकजुट हों। तो मैक्रो का प्रपोजल इसीलिए बड़ा रेडिकल भले लग रहा है, लेकिन ये विन विन प्रपोजल है। अगर आप देखें तो जो यूरोपियन मेंबर्स हैं G7 के, वो यदि ब्रिक्स के साथ मिलते हैं तो एक रूल्स बेस्ड आर्किटेक्चर बना सकते हैं और यूएस के खिलाफ ग्लोबल फोरम में एकजुट होकर कहीं ना कहीं अपनी आवाज भी रख सकते हैं। अभी यूएस क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है कि सबके साथ इंडिविजुअली डील कर रहा है, तो इसीलिए टैरिफ लगा रहा है। अदरवाइज अगर ये सब एकजुट हो जाते और कहते हैं हम अमेरिका के साथ डील नहीं कर रहे, जाओ अपनी मार्केट अपने पास रखो, कुछ ना तुम्हें रिसोर्स देंगे ना कुछ देंगे, रहो अपने में, तो अपने आप अमेरिका वहीं पर कुछ घुटने भी टेकता। एटलीस्ट नहीं तो मिलिट्री पावर हर जगह वो यूज करने लगता, कहां कहां करेगा, उसकी भी तो कीमत देनी पड़ती है। तो यहां पे दोस्तों वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ उस तरफ दुनिया को मूव नेचुरली करना चाहिए। जो यूरोप का पुशबैक हो रहा है ग्रीनलैंड पे, यूएस ने जो ईयू ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगाया है, अमेरिका फर्स्ट से दुनिया में फ्रस्ट्रेशन है, इंडिया के ऊपर टैरिफ है, चाइना के ऊपर पुशबैक है, जहां जहां चाइना का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, क्या लैटिन अमेरिका में जैसे कि वेनेजुएला, पनामा, हर जगह से निकाला जा रहा है। तो हर तरीके से दोस्तों ये सारे पावर्स परेशान हैं यहां पे दोस्तों, इसीलिए इनके बीच में हाथ मिलाना एक नेचुरल तरीका होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। ड्राइवर्स पोटेंशियल भी है यहाँ पे। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि यूरोप और ब्रिक्स के देश में ट्रेड नहीं है, आज भी अगर आप देखें तो जबरदस्त इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है चाइना में, यूरोप में, फॉर दैट मैटर रशिया और यूरोप में भी उसकी भी एलएनजी वहीं जा रही है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूएस यूनिलैटरलिज्म के खिलाफ नेचुरल कोर्स होना चाहिए कि बाकी दुनिया एकजुट हो, उसको आइसोलेट करे। पर दोस्तों इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये जो यूरोपियन मेंबर्स हैं G7 के, G6 टेक्निकली कनाडा भी है, तो कुछ बाकी हटा देते हैं। चलिए, यूरोप के जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं और ब्रिक्स में क्यों ये अलाइन नहीं होना चाह रहे? कारण बड़ा सरल है, कुछ ऐसा थ्रेट है जो कि मानो जैसे अब सॉल्व ही नहीं हो सकता, जैसे कि रशिया का यूक्रेन इन्वेजन। जो G7 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएसए, और उसको हटा भी दे तो बाकी G6 कंट्रीज भी जो हैं वो सब यूक्रेन को बड़े स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, यूरोपियन पावर्स तो बहुत ज्यादा करते हैं, तो इसलिए उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया है। वही जो ब्रिक्स मेंबर्स हैं वो न्यूट्रलिटी से देखते हैं, मॉस्को को एक चुपचाप सपोर्ट भी है। तो इस वजह से एक मेजर डिवाइड है। कैसे ये यूरोपियन पावर्स पुतिन के साथ सेम टेबल पे बैठेंगे? वो तो भारत भी आए थे, उसी पे न जाने इनको कितनी दिक्कत हो रही थी। तो ये जो कहीं ना कहीं यूक्रेन के वजह से ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं यूरोपियन पावर्स, वो उनको सोचना चाहिए। यूक्रेन तो आपका यूरोपियन यूनियन का सदस्य भी नहीं है, लेकिन डेनमार्क और ग्रीनलैंड तो आप ही के थे, उनको जब हड़पा जाएगा तब कौन काम आएगा? तो यहां पे दोस्तों चाइना का भी असर्टिवनेस है। जो ये बाकी देश है वो भी कहते हैं जो चाइना का इंडो पैसिफिक में बर्ताव है, ताइवान में बर्ताव है, इकोनॉमिक कोअर्जन करता है, वो सब थ्रेट है। लेकिन तो चाइना लेड ब्लॉक के साथ हम कैसे अलाइन करें? हालांकि आज के टाइम में यूएस ज्यादा बड़ा थ्रेट फैक्टर बन चुका है, क्योंकि चाइना जो करता है यूएस उससे 2 कदम आगे बढ़ के सब कुछ कर रहा है। तो यहां पे दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो बाकी देश हैं ये अमेरिकन वसाल हैं, ये चाह के भी अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। कौन सा वो यूरोपियन देश का लीडर है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधे? एक इमानुअल मैक्रोन है, बाकी कौन है? बाकी किसी को हिम्मत भी नहीं होती कि यूएस को वो एक्सक्लूड कर दें और यूएस के बिना ब्रिक्स से जाके हाथ मिलाएं चाइना से, भारत से। तो इससे दोस्तों वो चाहते हैं कि नहीं जी, वॉशिंगटन को गुड बुक्स में रखते हैं, बाकी देख लेंगे, अपना 4 साल का 3 साल काटना है काट लेंगे। तो वही अप्रोच चल रहा है। यूक्रेन में अमेरिका पीछे हट जाएगा, क्या होगा बेचारे ज़ेलेंस्की का? ये सब बहुत ज्यादा ख्याल इनके मन में आ रहा है। खैर दोस्तों, इस बीच में अगर आप देखें तो मैक्रो भी कुछ खेल खेल रहे हैं। दरअसल फ्रांस का जो हिस्टोरिकल अप्रोच रहा है जियोपॉलिटिक्स में, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का रहा है। इसको गॉलिस, चार्ल्स डी गॉल, उनके समय से पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर अगर आप देखें तो यही ट्रेडिशन रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जितने भी है ना, अगर आप देखें तो नेटो पार्टनर्स हैं वो अपना फाइटर जेट F-35 और ये सब यूज करते हैं। फ्रांस कहता है जी हम रफाल यूज करेंगे। वैसे ही अपना न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म सेपरेट रखा है फ्रांस ने। तो बड़ा ही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसने मेंटेन किया है और मैक्रो वही कह रहे हैं। जैसे चार्ल्स डी गॉल ने तब फ्रांस को इस तरफ मूव कराया था, आज समय है मैक्रो सोच रहा है क्यों ना मैं पूरे यूरोपियन यूनियन का लीडर बनूं और सोवरेन यूरोप का आर्किटेक्ट बन के उभरूं, जो अमेरिका के इस प्रकार के
कहीं न कहीं जंजीरों से जो बंधा हुआ है, उसको मैं अलग कर दूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वो ग्लोबल साउथ से एंगेज करना चाह रहे हैं ताकि यूरोप और ग्लोबल साउथ के बीच में वो जो कड़ी बन रही है उसके वो आर्किटेक्ट बन सकें। मैक्रो दोस्तों लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं। वो देख रहे हैं कि देखिए यूरोप एक झटके में अमेरिका से अलग तो नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर रिलायंस हो गया है अमेरिका पे, तो ज़रूरी है डाइवर्सिफाई किया जाए। ट्रांस अटलांटिक अलायंस ठीक है, अपनी जगह है, कमज़ोर है, लेकिन ज़रूरी है इससे पहले वो टूट जाए, नए नेटवर्क बना लिए जाएँ और इसमें इंडिया उसके लिए बड़ा आइडियल पार्टनर है। इंडिया ट्रस्ट उसको वेस्ट भी ट्रस्ट करता है, ग्लोबल साउथ भी ट्रस्ट करता है। तो मैक्रो सोच रहा है क्यों ना डायलॉग चैनल्स भारत के द्वारा ब्रिक्स के साथ बनाया जाए, पहले वो दोस्ती करें और फिर यूरोप को भी करवाएं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे अमेरिका पीछे हट चुका है। क्लाइमेट चेंज अमेरिका कहता है वो होता ही नहीं है ट्रंप के राज में। वैसे ही आप देखें तो एआई, ट्रेड, अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें क्यों ना यूरोपियन पावर्स और ये जो ब्रिक्स के कंट्रीज हैं, ये लोग मिलकर ग्लोबल आर्किटेक्चर रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना लें। मैं कहूं दोस्तों यहाँ पे अपनी भी रोटी सेक रहे हैं। देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रेटिंग्स उनकी बहुत गिरी हुई है, तो प्रेसिडेंशियल रेटिंग बढ़ेगी जब वो ग्लोबल लीडर की तरह उभरेंगे। तो इसमें से कुछ हो गया तो ग्लोबल लीडरशिप बनने की भी चांसेस बनते हैं। तो अगला इलेक्शन भी 18 महीने में ही उनका आ रहा है, तो वो उसमें भी कुछ भला हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ हो रही हैं, लेकिन आइडिया बड़ा रेडिकल है कि ब्रिक्स और G7 विदाउट यूएसए अलाइन हो जाए एक साथ। मुझे तो बस ख्वाब जैसा लग रहा है, भले ये ऑन पेपर करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने बांध के रखा है इन देशों को, उतना आसान मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपकी जो ओपिनियन है टोटली अलग इससे हो सकती है, कारण भी अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए 60% ऑफ लेकर के आए हैं हम। सीएससी एश्योर प्रोग्राम भी 18 महीने और उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन में है, लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो रहा है रात को ही, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं, इसका फायदा उठाएं। आप देख सकते हैं 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 में, 18 महीने की 20,999 में, 2 साल की 24,999 में, 3 साल की 29,999 रुपए में मिल रही है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। 18 महीने उससे अधिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सीएससी एश्योर भी आपको मिलता है, जिसका मतलब है दोस्तों अगर फॉर सम रीजन आपका एग्जाम नहीं क्रैक हुआ तो आपको अगला सब्सक्रिप्शन हम देंगे, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो दिखाते हैं हाँ आपने पढ़ाई की है पूरी शिद्दत और मेहनत से।